कल जो मैंने विकास के सिद्धांत स्टार्ट किए थे, इन सिद्धांतों में हमने बेसिक 2 सिद्धांतों की चर्चा की थी और इन दोनों सिद्धांतों के बारे में मैंने एक बात बोली थी आपको कि रीट का लगभग फिक्स सा प्रश्न होता है। यदि रीट दो भी, आप रीट नहीं भी दो तो बाकी भी आप कर रहे हो तो उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकास की दिशा जो होती है, डायरेक्शन जो होती है विकास की, वो 2 तरीके से होती है। एक जिसको अपन बोलते हैं शीर्षगामी। क्या बोलते हैं? शीर्षगामी, सेफेलोकोडल बोलते हैं इसको। और दूसरा कल मैंने आपको पढ़ाया था निकट से दूर, इसको प्रॉक्सिमी डिस्टल बोलते हैं अपन। ये कल की क्लास में हमने दोनों पढ़े थे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इनको। विकास की जो दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है? सिर से पैर की ओर होती है। बच्चे को जब भी आप देखना, छोटे से बच्चे को जो डेवलप होना शुरू होता है तो सबसे पहले शरीर के जिस अंग पर नियंत्रण स्थापित करेगा ना, वो अंग क्या है? उसकी गर्दन है, उसका सिर है। और सबसे लास्ट में जिसपे नियंत्रण स्थापित करता है वो क्या होता है? उसके पैर हैं। वैसे ही विकास की गति में भी भिन्नता पाई जाती है। सबसे पहले अपना जो डेवलप होता है वो क्या होता है? सिर होता है। और सबसे अंत में जो विकसित होता है वो क्या होता है? हाथ पैर। तो विकास की जो दिशा यदि आपसे पूछेगा तो आपको ये बतानी है कि बच्चे का विकास जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी सिर से पैर की ओर। सिंपल प्रश्न पूछेगा कि शीर्षगामी सिद्धांत क्या है, या मस्तकोधमुखी सिद्धांत क्या है, या सिफेलोकेडल सिद्धांत क्या है। तो इसका इतना सा मतलब है कि विकास की जो दिशा होती है वो क्या होती है? सिर से पैर की ओर। निकट से दूर प्रॉक्सिमी डिस्टल क्या कहता है? प्रॉक्सिमी डिस्टल कहता है कि आपका विकास जो होता है वो सेंटर से प्रारंभ होता है। और सेंटर की कल मैंने चर्चा की थी कि आपका सेंटर जो आपकी नाभि है, आपका पेट है, आपके पेट से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। यदि आपकी सबसे पहले जो हड्डियां विकसित होंगी ना, वो रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है और पेट की हड्डियां डेवलप होती हैं। उसके बाद आपके जो शरीर के जितने अंग दूर हैं उनकी हड्डियां डेवलप होती हैं, और सबसे लास्ट में जो हड्डियां डेवलप होती हैं वो किसकी होती हैं? पैर की होती हैं। तो ये जो प्रॉक्सिमी डिस्टल है वो इतना सा कहना चाहता है कि विकास भीतर से प्रारंभ होता है फिर बाहर की ओर जाता है। आपके केंद्र से प्रारंभ होता है, और केंद्र आपके शरीर का मैंने आपको कल बताया था क्या होता है? आपकी नाभि है, आपका ये पेट है। यहां से जो है वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद धीरे धीरे विकास आगे दिशाओं में बढ़ने लग जाता है। ये 2 चीजें मैंने कल पढ़ाई थी, समझ में आ गई थी सबके? कोई डाउट है किसी को इन दोनों चीजों पे? क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने रिपीट किया है। तीसरा सिद्धांत मैंने आपको समझाया था परस्पर संबंध का सिद्धांत, कोरिलेशन इंटरलेशन थ्योरी। हर विकास दूसरे विकास से जुड़ा हुआ है। आपका एक अच्छा नहीं होगा दूसरा अच्छा नहीं होगा, याद रखना। मैंने कल भी चर्चा की थी, मैं दोबारा बोल रहा हूं। यदि आपका फिजिकल खराब है तो बाकी सब चीजें गौण है। आपके पेट में प्रॉब्लम है तो धीर सिंह सर कितना ही मोटिवेट क्यों ना कर दें, कितने मैं एनर्जी के साथ क्यों नहीं पढ़ा दूं, आप में एनर्जी आएगी नहीं। आपकी एनर्जी आपके अंदर निहित है। आप पेट आपका सही है ना, तो मैं 8 घंटे लगातार पढ़ा दूंगा, तुम थकोगे नहीं और तुम्हें जैक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जैक कब लगता है? अंदर एनर्जी नहीं हो ना। और एनर्जी कोई ऐसा मार्केट में कोई वस्तु नहीं है जिसको आप खरीद लो, एनर्जी ड्रिंक पी लो, उससे आप में एनर्जी रहेगी। नहीं, एनर्जी आप में ऑलरेडी है। और एनर्जी को जो रोकने वाली चीज है वो ये है। यदि ये सही है ना, आपका 12 घंटे स्टडी करके भी थकोगे नहीं, मजा आएगा। जो चीज पढ़ोगे उसमें इतना गजब का लर्न होगा, तुम 2 घंटे की क्लास मेरे साथ लेके जाओगे, जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना तुम्हें। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, ये सही है। तो नहीं तो 20 तो उपासियां ले लोगे, लेफ्ट जैक राइट जैक, और कई बार मौका पड़ा तो दोनों जैक एक साथ। क्यों क्यों लगाने पड़ते हैं? गाड़ी जब पंचर होगी तो जैक लगाने पड़ेंगे। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम लगाओगे, देख लेना। मजबूरियां हैं। चाहे कितना मोटिवेशन दे दो फर्क ही नहीं पड़ेगा सर, अंदर से क्या आवाज आएगी वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहली चीज याद रखना, आपकी दिनचर्या, आपका शरीर यदि सही है तो शाम तक एनर्जेटिक रहोगे, फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्लास में इतना सीख जाओगे कि दोबारा साइकोलॉजी को पढ़ना ही नहीं है, उठाना ही नहीं है, नोट्स ही नहीं देखने आपको। ईमानदारी से बोल रहा हूं। और मैंने एग्जांपल बताया था, हमारे एक पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट था आर्मी के, और वो 2012-14 में मेरे पास इसमें पर्सनल बैच में पढ़े थे। और उस बंदे ने क्या पढ़ा है राम जाने, मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। उससे ये याद था कि मैंने इस डेट को इस टाइम में इस टॉपिक में ये एग्जाम्पल दिया है।
18 ग्रेड फेस्ट में उसका सिलेक्शन हुआ और उसका ये फोन आया कि सर आपने जो 12-13 में जो बैच पढ़ाया था उसमें जो चीज पढ़ाई आपने, मैंने जिंदगी में दोबारा साइकोलॉजी पढ़ी नहीं सर, उसी से मैं ग्रेड फेस्ट देख के आया। आर्मी का बंदा था, और आर्मी के बंदे आपको पता है फिजिकली कितना फिट होते हैं, फिजिकल का ध्यान कितना रखते हैं। वो सुबह उठते ही उनका टारगेट यही होता है, समझ रहे हो। और एक आप हो कि आपको दूसरी बार बैच पढ़ना पड़ रहा है, इसका मतलब कमजोरी आपकी है, मान के चलना। आपको दूसरी बार कोई एग्जाम देनी पड़ रही है, मतलब कमजोरी आपकी है, आपका अटेंशन है ही नहीं सर, आप एनर्जी के साथ क्लास में बैठ ही नहीं रहे हैं, चीजें बताएगी याद ही नहीं रह रही हैं। कमजोरी कहां से आ रही है? कमजोरी आ रही है फिजिकल से। यदि इस पे ध्यान दे लो आप, फिर मजा आ जाएगा, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। आपको बता रहा हूं 6 महीने में कोई भी कंपटीशन को निकाल जाओगे आप। तो इंटर रिलेशन का मतलब यही है, एक विकास अच्छा चल रहा है, दूसरा ऑटोमेटिकली अच्छा चलेगा। आपका फिजिकल कमजोर हो गया, मानसिक ऑटोमेटिक कमजोर है। मानसिक अच्छा है, सोशल और इमोशनल ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। मानसिक में प्रॉब्लम आ रही है, मेमोरी अच्छी नहीं हो रही, अटेंशन केंद्रित नहीं हो पा रहा, ओवर थिंकिंग आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, चारों खराब हो जाएंगे। एक विकास दूसरे विकास को कमजोर कर देता है, यानी एक अच्छा बनेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा? अच्छा होगा। ये होता है अंतर संबंधित विकास। ये याद रखना, एग्जाम्पल पूछ सकता है। चौथा मैंने आपको बताया एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण, इंटीग्रेशन इतना सा है कि बच्चा जब शरीर के किसी अंग का इस्तेमाल करता है तो पहले पूरे अंग का इस्तेमाल करेगा, फिर उस अंग की अंगुलियां, अवयव जो हैं, जैसे हाथ है तो हाथ की अंगुलियों को हिलाएगा, फिर अंगुलियां और हाथ दोनों में कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगा और चीज को पकड़ लेगा। इसको अपन इंटीग्रेशन थ्योरी, कोऑर्डिनेशन थ्योरी बोलते हैं, समन्वय का सिद्धांत बोलते हैं। ये आया हुआ है रिट में 2018 वाले में। पांचवा सिद्धांत शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा, पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया, इतने पढ़ाए थे। पांचवा कौन सा था? एकीकरण। एकीकरण से पहले समान प्रतिमान, इक्वल पैटर्न। समान प्रतिमान में इतनी सी भाषा याद रखना, समान प्रतिमान का मतलब है एक प्रजाति का विकास होता है ना, वो एक ही तरीके से होता है। प्रजाति का मतलब समझ गए, मनुष्य एक प्रजाति है, कुत्ता एक प्रजाति है, बिल्ली एक प्रजाति है, गधा एक प्रजाति है, घोड़ा एक प्रजाति है, ये सब प्रजातियां हैं। घोड़े का विकास, घोड़े का बच्चे का विकास घोड़े की तरह ही होगा, गधे का विकास गधे की तरह ही होगा, चाहे कितने अनुसंधान कर लो उस पर, चेंज नहीं कर सकते तुम। और मनुष्य का विकास मनुष्य की तरह ही होगा, सिर से पैर वही पैटर्न रहेगा, चाहे वो मनुष्य धरती के किसी भी कोने में पैदा हो जाए, पाकिस्तान, भारत, अफ्रीका। ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान वाले का तीसरी साइड से विकास शुरू हो जाए, नहीं, एक ही पैटर्न है और वो पैटर्न है सिर से पैर। ये 5 सिद्धांत मैंने कल की क्लास में समझाए थे। आज की क्लास में अपना छठा सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। अच्छा, वंशानुक्रम वातावरण भी लिखा दी था मैंने। वंशानुक्रम वातावरण को अभी अपन डिटेल से पढ़ेंगे, वो नया पार्ट शुरू हो जाएगा प्रभावित करने वाले कारक में। वहां तक लिखा होगा आपने वंशानुक्रम वातावरण के अंतः क्रिया का सिद्धांत, बस इतना ही लिखना, बाकी कुछ नहीं लिखना। उसको मैं डिटेल से अभी समझाऊंगा। उसके बाद छठे नंबर पे लिख लो आप व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। आज की क्लास का बिंदु ये है, पहला बिंदु। व्यक्तिगत विकास को मतलब समझ रहे होगे। देखो, भाषा बहुत चेंज होती है, मनोविज्ञान की बड़ी प्रॉब्लम ये है। आप साइकोलॉजी में कोई एक किताब पढ़ लोगे, गुरुजी मैं किताब पढ़ लूं काम चाल जाए, कौन चाले? क्यों कौन चाले? भाषा चेंज होंगी, हर किताब में अलग अलग भाषा है। आप यदि इसका अर्थ समझ जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कहीं। यदि मीनिंग समझ में आ गया तो कोई भाषा चेंज हो जाए आप आराम से कर दोगे, कैसा उदाहरण आ जाए फर्क ही नहीं पड़ेगा। और यदि मीनिंग समझ में नहीं आया तो कितने रट्टे मार लेना, साइकोलॉजी में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी आपकी। तो मेन जो मकसद आपका वो होना चाहिए कि मैं सर इसको समझूं ये कहना क्या चाह रहा है। तो व्यक्तिगत विकास आपने नाम बहुत कम किताबों में पढ़ा होगा, लगभग किताबों में नाम जो दे रखा है वो दे रखा है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी। बात एक ही है, मैंने 2 वर्ड लिखा है आपको। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आता है, किताबों में नाम लिखा आता है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत।
व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या है? हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट होता है सर। आप यहां 200 बच्चे हैं तो 200 एक दूसरे से अलग हो। एक मां के दो जो ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है, यद्यपि उनमें 90% समानता होती है, स्पेशली जो सहोदर बालक हैं उनमें, लेकिन उसके बावजूद 10% डिफरेंस पाया जाएगा। एक जैसा इंसान दूसरा कभी पैदा ही नहीं हो सकता। कलाम पैदा हो गए तो दूसरा कलाम कभी पैदा होगा ही नहीं, तय बात है। विवेकानंद जैसा दूसरा आदमी पैदा हो ही नहीं सकता, ये तय है। आप सब अपने आप में अलग हो, आप में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो दूसरे में नहीं है, वो दूसरे में है ही नहीं, उस धरती पे नहीं है, वो आप में ही है, सिर्फ यूनिक है आप में वो चीज। ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहता है। अब इस पे एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, जैसे सीटेट का मैं उदाहरण दो, सीटेट में बहुत प्रश्न आते हैं ऐसा। मीना नाम की बालिका किसी कार्य को जल्दी सीख जाती है, उसकी बहन रीना नहीं सीख पाती है, यह विकास के किस सिद्धांत के अनुसार है? एक बच्चा एक कार्य को बहुत जल्दी कर रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा है, समझ लो ना। एक बच्चे को पूरी क्लास गजब तरीके से समझ में आ रही है आप में से, दूसरे को नहीं आ रही है। मैं आप में से बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं, ये सच है। आप में से इसी क्लास रूम में पढ़ के एक बच्चा टॉप करेगा, 100% टॉप करेगा, और एक बच्चा फेल भी होगा। यह व्यक्तिगत भिन्नता है। पढ़ाने वाला आदमी एक ही है, मैं पढ़ा रहा हूं। पिछली भर्ती का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ज्योग्राफी का फर्स्ट रैंकर मेरा स्टूडेंट, बायोलॉजी का फर्स्ट रैंकर मेरा स्टूडेंट, फिजिक्स का फर्स्ट रैंकर मेरा स्टूडेंट, ड्राइंग का फर्स्ट रैंक स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट, म्यूजिक की फर्स्ट रैंक मेरी स्टूडेंट, ठीक है, होम साइंस की सेकंड रैंक मेरी स्टूडेंट, कॉमर्स का फर्स्ट रैंक और फोर्थ रैंक मेरा स्टूडेंट। मैं एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये सब मेरे से पढ़े हैं। लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मेरे से पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे असफल भी हुए हैं। पढ़ाया तो मैंने दोनों को समान रूप से था, एक टॉप कर गया और एक फेल भी हो गया। फर्क कहां पे था बताएं? फर्क किस चीज में था? फर्क आप में, व्यक्तिगत भिन्नता है आप में सर बच्चे में। मैं एक पैटर्न से पढ़ा रहा हूं, मेरा वही जज्बा है। आप पहले वाले बैच में देखोगे तो भी मेरे को यही, आपको यही ऊर्जा दिखेगी मेरी, आप वाले बैच में यही ऊर्जा दिखेगी। एनर्जी मेरी कमजोर नहीं होती कभी किसी बैच में, लेकिन आप लोगों का डिफरेंस फर्क डालता है। आप में से एक बच्चा बहुत एनर्जी के साथ पढ़ रहा है, एक बच्चा ढीला ढाला, सर वैकेंसी आवेगी कि बताओ। एक बच्चे की एनर्जी बहुत अच्छी है। गेम किसका है? आपका है। आपसे प्रारंभ होता है और आप पे खत्म होता है। हम केवल एक दिशा दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं फिर कह रहा हूं आपको। लेकिन आप में इंटरेस्ट है, आप में जज्बा है, क्लास में लेने का जज्बा है कि सर मैं विकास के सिद्धांत ऐसा पढ़ के जाऊंगा आपसे कि एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न बना दे मेरा गलत नहीं होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं। मेरे अंदर ये जज्बा है। सर आप आज वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका पढ़ाओगे और ये हर एग्जाम में प्रश्न आता है 100%, मैं सर इसको ऐसा समझ लूंगा कि इस पे कैसा भी प्रश्न पूछ ले मेरा गलत नहीं होगा। ये जज्बा एक दिन लेके बैठो क्लास में तुम लोग, 100% वो चीजें हो जाएंगी। पढ़ तो रही हो, फीस तो जमा करवाई दी, लेकिन ये नहीं आएगा। कोई बच्चे में आएगा, कोई में नहीं आएगा। फर्क किसका है? व्यक्तिगत विभिन्नता। आप सब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो, सबको एक दिशा में चलाया नहीं जा सकता। किसी को चीजें टच करेंगी, किसी को नहीं करेंगी। कोई बहुत जल्दी लर्न कर लेगा, कोई नहीं करेगा। तो सबकी जो गति है वो क्या है? डिफरेंट है। कौन सा सिद्धांत कहता है? प्रश्न समझ में आ गया? दो टाइप से प्रश्न पूछेगा। प्रत्येक बच्चे का विकास व्यक्तिगत होता है, ये कौन सा सिद्धांत कहता है? व्यक्तिगत भिन्नता। इसलिए मैंने नाम लिखा दिया व्यक्तिगत विकास, यानी सबका अलग अलग होता है। दूसरा प्रश्न यहां से पूछेगा एग्जाम्पल। एक बच्चा साइकिल को चलाना सीख जाता है, दूसरा उसी एज का बच्चा साइकिल को चलाना नहीं सीख पाता है। यह सिद्धांत दर्शाता है व्यक्तिगत भिन्नता। सबका विकास अलग अलग होता है। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? लिख लेना छोटी सी लाइन। प्रत्येक बच्चे का विकास, प्रत्येक बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है। प्रत्येक बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है। प्रत्येक बच्चे का विकास क्या होता है? अलग अलग गति से।
इसको बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत विकास। कोई भी उदाहरण बना देगा, समझ बनाओ कि शब्द क्या कहना चाह रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या है। 7 नंबर पे, सामान्य से विशिष्ट, ये ग्रेड फेस्ट में बहुत बार रिपीट है भाई। सामान्य से विशिष्ट, ग्रेड फेस्ट में सबसे अधिक प्रश्न आए हैं इस पर। जनरल टू स्पेसिफिक, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, यस या नो? होता है क्या सामान्य से विशिष्ट? सामान्य से विशिष्ट का मतलब क्या है? विशिष्ट से सामान्य नहीं हो सकता क्या विकास? पर्सन की भाषा सिर्फ इतनी पूछेगा आपसे एग्जाम में कि विकास होता है, वहां लिखा आएगा विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल। बाकी उदाहरण अभी तक आया नहीं है, बट आ सकता है। आपको समझ में आना चाहिए सर मतलब क्या है। यह तो हमें समझ में आ गया कि विकास जो होता है वो किधर से किधर होगा, सामान्य से विशिष्ट होगा, विशिष्ट सामान्य तो नहीं होता है। मतलब क्या है सामान्य से विशिष्ट का, बताओ है? बच्चा शुरुआत में सामान्य क्रियाएं करेगा। सामान्य का मतलब आप देखना, प्रयोग करके देखना। आप प्रयोग तो कहां से करोगे, बच्चे होंगे तब करोगे ना, लेकिन आप सोच के देखना, अपने ऊपर इमेजिन करना कि यार हमारे साथ वैसा हुआ था, या अड़ोसी पड़ोसियों का बच्चा देखा करो, बाकी स्टडी कराया करो। जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स देखो की बजाय तो बच्चों की स्टडी किया करो, व्यवहार की स्टडी किया करो, साइकोलॉजी बहुत जल्दी समझ में आने लग जाएगा। छोटे से बच्चे की तरफ आप ये पेन करना, कभी भी करके देख लेना, अपने घर के पड़ोसी में रिश्तेदार के कोई बच्चा हो, उस बच्चे की तरफ जैसे पेन करोगे तो पेन को पकड़ने के लिए वो अपनी आंखें भी हिलाएगा, आंखों में चमक आएगी उस बच्चे के, उसके हाथ भी हिलेंगे, उसके पैर भी हिलेंगे, उसका मुंह भी हिलेगा, यानी उसके शरीर के सब अंग काम कर रहे हैं किसको पकड़ने के लिए, पेन को। जबकि पेन को पकड़ने के लिए किसकी जरूरत है, सिर्फ हाथ की जरूरत है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि मैं पेन को पकड़ने के लिए स्पेसिफिक हाथ का इस्तेमाल कर सकता हूं क्या। वो शरीर के हर अंग का प्रयोग कर रहा है क्योंकि वो सामान्य क्रिया कर रहा है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होगा तो जब आप पेन करोगे तो वो शरीर के बाकी अंग पे कोई हलचल नहीं होगी, वो केवल अपनी अंगुलियां हिलाएगा और इस पेन को पकड़ लेगा। ये विकास किधर से किधर हुआ, विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट। बच्चा जब छोटा होता है तो कोई भी घर पे आ जाए, बच्चा बोलता है पापा 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 पापा, सबको पापा, दादा को पापा, चाचा को पापा, ताऊ को पापा, खुद के पापा को पापा, पड़ोसी ने भी पापा बोला है। फिर मम्मी भी ने समझावा बेटा हर कोई पापा थोड़ी हुए, बिन बतावे डेफिनेशन दे, ये दादू होते हैं, ये चाचू होते हैं, ये बाबा होते हैं, ये अंकल होते हैं, हर चीज बताता है। तो फिर वो बच्चा समझता है, मतलब आयु बढ़ती है तो फिर वो चाचा को चाचा बोलेगा, पापा को पापा बोलेगा, दादू को दादू बोलेगा, पड़ोसी को अंकल बोलेगा। वो किधर से किधर सीख रहा है, वो विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट। सामान्य ही रहता तो वो हमेशा ही पापा बोलता, लेकिन वो फिर स्पेसिफिक बनता है कि यार हर आदमी की भूमिका अलग अलग है, हर आदमी के नाम अलग अलग हैं, तो वो पर्टिकुलर उसी नाम से संबोधित करेगा। ये विकास किधर से किधर चल रहा है, समझ में आ गया ना? एग्जाम्पल बनाए तो, अभी तक आया नहीं है, लेकिन आपका लेवल ऐसा होना चाहिए कि सर इस पे एग्जाम्पल आए तो मैं कैसा क्या करूंगा। जनरल टू स्पेसिफिक का तात्पर्य क्या होता है, तो सामान्य से विशिष्ट का मतलब समझ गए क्या, कि बच्चा शुरुआत में साधारण सामान्य क्रिया करेगा जो नॉर्मली बोलेगा, वो बाद में धीरे धीरे उनमें अंतर करेगा, विशिष्टीकरण की तरफ जाएगा कि यार इसके लिए मुझे इस अंग का इस्तेमाल करना है, इसके लिए मुझे इस अंग का इस्तेमाल करना है। इसको अपन क्या बोलते हैं, विशिष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट। कोई डाउट है किसी बच्चे को, समझ में आ गया, लिख लो। बच्चा प्रारंभ में सामान्य क्रियाएं करता है, जैसे बच्चा प्रारंभ में सामान्य क्रियाएं करता है, जैसे किसी पेन को पकड़ने के लिए सभी अंगों का प्रयोग करेगा, किसी पेन को पकड़ने के लिए शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करेगा, किसी पेन को पकड़ने के लिए शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करेगा, धीरे धीरे
धीरे धीरे वह विशिष्ट वस्तु के लिए, धीरे धीरे वह विशिष्ट वस्तु के लिए केवल विशिष्ट अंग का प्रयोग करेगा। मतलब अपनी भाषा में समझा करो मनोविज्ञान को, किताबी भाषा में मत समझा करो, अपनी इमेजिन किया करो, यार अधिक ऐसे करता है बच्चा, ऐसी चीज करता है, भूलोगे नहीं कभी आप। मैं जब बोल रहा हूं, बच्चे का नाम ले रहा हूं, तो बच्चा और ये सब दिखना चाहिए तुम्हें, बच्चा करता हुआ दिखना चाहिए। बच्चा शुरुआत में सामान्य क्रिया मतलब पेन को पकड़ने के लिए शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करता है, बाद में क्या करेगा, वस्तु को पकड़ने के लिए विशिष्ट अंग का प्रयोग करता है। विशिष्ट अंग मतलब हो गया स्पेशल, कि वो खाने वाली वस्तु के लिए मुंह हिलाएगा, पकड़ने वाली वस्तु के लिए हाथ हिलाएगा, बोल के लिए वो पैर हिलाएगा। तो क्या विकास किधर से किधर जा रहा है उसका, सामान्य से विशिष्ट की ओर। समझ में आ गया सबके? 8 नंबर पे अधिगम गुणा परिपक्वता का सिद्धांत। 2 प्रश्न आए हैं, दोनों ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट में आए हैं। अधिगम गुणा परिपक्वता, गेम जो है ना वो इसी का है, गुणा का। यही कंफ्यूजन पैदा होता है, अधिगम गुणा परिपक्वता। बताओ सर अधिगम गुणा परिपक्वता क्या है, किसको बोलते हैं अधिगम गुणा परिपक्वता? हमने पहले अधिगम टॉपिक पढ़ा है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने पढ़ा है लर्निंग पढ़ा हमने। लर्निंग कब होता है, जब मेच्योरिटी होती है। अधिगम के लिए यह अनिवार्य कंडीशन है, परिपक्वता होनी जरूरी है। जबकि अपन ये भी पढ़ते हैं कि परिपक्वता से होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं होता है, लेकिन अधिगम के लिए परिपक्वता चाहिए। ठीक है, तो अधिगम और परिपक्वता जब दोनों इंटरेक्शन करेंगे, मल्टीप्लेक्शन होगा इनका, तो बराबर में जो बनता है वो क्या बनता है, डेवलपमेंट होता है। कैसे? मैंने एक सिंपल सी बात समझाई थी, आप 8 महीने के बच्चे को क्या स्विमिंग करना सिखा सकते हैं क्या? क्यों नहीं सिखा सकता? वो इसलिए नहीं सिखा सकते कि वो मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। सर आप कितने अच्छे लर्नर क्यों नहीं हो, आप उसको नहीं पढ़ा सकते। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसके अंगों की परिपक्वता होनी चाहिए। वो परिपक्व होगा, उसके बाद तुम सिखाओगे, और सिखाने से उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन का नाम है डेवलपमेंट, विकास। समझ गए आप? तो ये प्लस नहीं होंगे, याद रखना। ऑप्शन एग्जाम में जो आएगा वो ये आएगा, विकास होता है, उसमें लिखा होगा अधिगम प्लस परिपक्वता, अधिगम भाग परिपक्वता, अधिगम गुणा परिपक्वता। बस इतो सो याद रखियो, चाहे वंशानुक्रम गुणा वातावरण हो, चाहे अधिगम गुणा परिपक्वता, गुणा आएगा, प्लस माइनस ये दिमाग से निकाल देना। ये दोनों इंटरेक्शन करते हैं, तब जाके किसको संभव बनाते हैं, विकास को बनाते हैं। यानी विकास के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, अधिगम भी जरूरी है और क्या जरूरी है, परिपक्वता। अधिगम और परिपक्वता दोनों मिलकर संभव किसको बनाते हैं, विकास को। बस ये दिमाग में रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। बाकी परिपक्वता का अर्थ समझ में आना चाहिए कि परिपक्वता क्या होती है। परिपक्वता मैंने समझाई थी आपको, परिपक्वता एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आपकी जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ अभिवृद्धि, वो जब अपनी संपूर्णता पे पहुंच जाती है तो उसका नाम क्या बन जाता है, परिपक्वता बन जाता है। ये एक आंतरिक प्रक्रिया ग्रोथ की तरह चलती है और निर्धारित समय तक चलती है, लेकिन मेच्योरिटी के बिना डेवलपमेंट नहीं होता है। मेच्योर होगा तो अपन उसको सिखाएंगे, सीखेगा तो बच्चे में परिवर्तन आएगा और वो नई कौशल सीखेगा। तो परिपक्वता के बिना अधिगम नहीं हो सकता, और अधिगम और परिपक्वता दोनों मिलकर किसको संभव बना देते हैं, विकास को। तो